आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आज जिस पाठ का चयन किया गया है वह है आपकी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। सबसे पहले हम उस समय की भारत की स्थिति से परिचित होंगे। हम जानते हैं कि 1757 में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों से जा मिले, जिसके कारण अंग्रेजी सेना जीत गई थी। तभी से ही प्लासी के युद्ध के बाद से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लग गए थे। उस समय तक अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने विभिन्न नीतियों के द्वारा भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी और पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल और अर्थबल पर टिका हुआ था। अंग्रेजी गवर्नर और जनरल भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ छल कुचक्र करते थे और उनको आपस में लड़वाते थे और इस लड़ाई का वो फायदा उठाते थे। उस समय अंग्रेजी सेना भारतीय राजाओं की सेना से बेहतर अवस्था में थी। उनके पास ज़्यादा मात्रा में गोला बारूद, राइफल, अच्छी तकनीक की पिस्तौलें आदि थीं, जिसके कारण उनकी सेना भारतीय राजाओं की सेना पर भारी पड़ती थी। अंग्रेजों के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी और यहाँ भारतीय राजाओं के पास अंग्रेजों की मांग पूरी करते करते उनके राजकोष खाली हो चुके थे और इस प्रकार भारतीय राजा और नवाब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों के अंतिम गवर्नर जनरल बने। इस समय तक भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय विद्रोह शुरू हो चुके थे, जैसे कि बंगाल में सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा अपने धर्म के पुनरुत्थान के लिए विद्रोह किया जा रहा था। सेना के सिपाहियों द्वारा भी विदेशी शासन और नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया जा रहा था। साथ ही साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां, जैसे कि मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथाल, उड़ीसा में गौड़, कोल तथा मेघालय में खासी जनजातियां अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी। लेकिन इन सभी स्थानीय विद्रोहों का अंग्रेजों के द्वारा आसानी से दमन किया जा रहा था। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि ये सभी विद्रोह स्थानीय थे। स्थानीय का अर्थ है कि ये सभी विद्रोह एक सीमित क्षेत्र में और विशेष क्षेत्र में फैले हुए थे, जिसके कारण ये ज़्यादा लोगों द्वारा नहीं किए जा रहे थे, बल्कि कुछ उस स्थान के लोगों द्वारा ही ये विद्रोह किए जा रहे थे। दूसरा, इन सभी विद्रोहों में पारस्परिक समन्वय का अभाव था। इस तरह से पारस्परिक समन्वय का अभाव होने के कारण इन विद्रोहों को ज़्यादा लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इन दोनों कारणों से अंग्रेजों द्वारा इन स्थानीय विद्रोहों का आसानी से दमन कर दिया गया। स्थानीय विद्रोहों के दमन होने के बाद भी भारतीय जनता और भारतीय क्रांतिकारियों के मन में अंग्रेजों की कुशासन के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना प्रबल हो रही थी। इस समय तक भारत में अंग्रेजों को पैर जमाए लगभग 150 वर्ष बीत चुके थे। इन 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में दखल दिया। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, न्यायिक सभी संस्थाओं में अंग्रेजी शासन द्वारा दखल देना शुरू हो चुका था। इससे भारत में प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची। साथ ही साथ भारत की आम जनता भी अंग्रेजी शासन से त्रस्त थी। भारत की जनता और शासक के बीच में संदेह का माहौल बन गया था। उनके बीच पारस्परिक विश्वास की कमी थी, जिसके कारण एक संदेह का माहौल उनके पास था और भारतीय जनता अपने शासकों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। अंग्रेजों की इस दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जारी था। उन्होंने सन 1857 में व्यापक रूप से एक सशक्त संघर्ष की योजना बनाई। इस योजना को बनाने के लिए बहुत सारे लोग और क्रांतिकारी इकट्ठा होकर एक साथ कार्य कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह को सन 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। जैसा हमने चर्चा करी कि उस समय ऐसे बहुत से कारण इकट्ठे हो गए थे
जिनसे क्रांतिकारियों के मन में और भारतीय जनता के मन में भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना प्रबल थी। इन सभी कारणों को हम 4 बिंदुओं में बांटकर पढ़ सकते हैं: आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा सैन्य कारण। इन सभी कारणों को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण का अर्थ है धन संबंधी कारण। उस समय तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को कि अंग्रेजों द्वारा भारत को अपना उपनिवेश राज्य बनाया जा रहा था। उपनिवेश राज्य बनाने का अर्थ है कि अंग्रेजी शासन भारतीय संपदा का, भारत में जितनी भी फसलें और कच्चा माल उपलब्ध था, उन सभी का प्रयोग अपने देश की उन्नति के लिए कर रहे थे। इंग्लैंड अपनी आवश्यकता अनुसार भारत से कच्चा माल जैसे नील, कपास और अन्य फसलें आवश्यकता अनुसार भारत से ले लेते थे और इस कच्चे माल को वो यहाँ से इंग्लैंड भेज देते थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लगाए गए थे। इन कच्चे माल का प्रयोग वहाँ पर कारखानों में किया जाता था और मशीनों से सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देश में लाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता था। जबकि भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए करों की दर बहुत ऊंची थी, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था और भारतीय वस्त्र उद्योग के बने हुए सामान का भारत से बाहर भेजा जाना मुश्किल हो रहा था। इस प्रकार भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती जा रही थी और अंग्रेजों द्वारा इसके विकास के लिए भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। भारत की आम जनता छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा अपना जीवन यापन करती थी। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया था। इससे भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती जा रही थी। 1769-70 में अकाल पड़ने के कारण भारतीय जनता काफ़ी परेशान थी। इतने पर भी अंग्रेजों द्वारा लगान में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही थी। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। साथ ही साथ सेना से बहुत सारे सैनिकों को हटा दिया गया था। सेना से हटाए गए ये सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए थे। अंग्रेजी शासन में शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और यदि उन्हें नियुक्ति मिलती भी थी तो उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। इन सब कारणों से भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इन सब आर्थिक कारणों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण भी थे जिनसे भारतीयों के मन में असंतोष था और उनके मन में संघर्ष की भावना प्रबल हो रही थी। भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी। फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था, क्योंकि उस समय वह देश की एकता के प्रतीक माने जाते थे। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अंग्रेजी शासन ने सन 1835 ईस्वी में कंपनी ने सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया। उनके इस कृत्य को भारत की आम जनता ने मुगल बादशाह के लिए अपमान माना। साथ ही इस समय लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति लागू कर दी थी। विलय नीति के कारण देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जा रहा था। विलय नीति के तहत वे भारतीय राजा जिनके कोई पुत्र नहीं था, वे बिना अंग्रेजी शासन की अनुमति के किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म में निसंतान दंपति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। और इस प्रकार किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी शासन देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला रहा था। सभी देशी राज इस विलय नीति से आतंकित थे और उनके मन में डर बैठ गया था। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। इन सभी कार्यों से अंग्रेजों का विदेशीपन और नियत स्पष्ट हो गए थे और सभी के मन में उनके प्रति विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने कुशासन के नाम पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था और जब डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया तो सेना से बहुत सारे सिपाहियों को हटा दिया गया। सिपाहियों को हटाने के बाद उन्होंने उनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया। ये सिपाही अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए।
अंग्रेजी शासन की नीतियों को मानने वाले जमींदारों और तालुकेदारों को अंग्रेजी शासन जमीन दे देते था और वहां से उन्हें मनमाने लगान वसूल करने की छूट मिल जाती थी। जमींदारों और तालुकेदारों द्वारा मनमाने लगान वसूल करने के कारण किसानों में असंतोष था। अंग्रेजी शासन ब्रिटिश न्याय प्रणाली को नहीं मानता था और ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी, जिसके कारण भारतीयों को न्याय के लिए लंबे समय तक दर दर भटकना पड़ता था। उस समय ब्रिटिश शासन में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा लगाए गए सभी तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए धीरे धीरे असहनीय होते जा रहे थे।